आज का टॉपिक होगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो क्लास पढ़ा वो सिंपल क्लास है। ठीक है, सिंपल क्लास करने का मतलब एक ऐसा क्लास जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं एंड उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो एक क्लास को कॉल करने का ना, एक कोई भी क्लास हम सिंपल क्लास बनाते हैं तो कॉलिंग मेथड जो होता है वो दो तरीके से कॉल कर सकते हैं। कौन कौन सा मेथड होता है? फर्स्ट होता है कि हम ऑब्जेक्ट बनाकर उसको कॉल कर लें, और दूसरा तरीका होता है कि हम इनहेरिट कर लें। ठीक है, ये दो तरीका है अभी तक हम लोगों ने देखा। कि अगर किसी क्लास को कॉल करना है जो कि सिंपल क्लास है, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो सिंपल क्लास था। तो इस क्लास को कॉल करने का जो तरीका होता है वो आइदर हम ऑब्जेक्ट बना ले या फिर इनहेरिट कर ले। तो दो तरीके से हमने क्लास को कॉल किया। आपने देखा होगा कि जो भी क्लास था, अगर हम सिंपल क्लास बना रहे हैं और सिंगल क्लास है तो उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अदरवाइज जब इनहेरिटेंस हम लोगों ने पढ़ा तो पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करके कॉल कर सकते हैं, और फिर जो चाइल्ड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना के उसका फाइनल आउटपुट देख सकते हैं। बट अब इसके बाद जो क्लास मिलेगा ये सिंपल क्लास नहीं कहलाता है, ये कहलाएगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसका बहुत ज्यादा रोल है यहाँ पे। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और इसके बाद एक और कंसेप्ट है इंटरफेस। तो ये दो कंसेप्ट है जो सिंपल क्लास के अलावा यहाँ जावा में मिला है, और ये दोनों क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने देखा सिंपल क्लास में क्या है कि हम जो भी बिहेवियर लिख रहे हैं वो एक तरह से कंप्लीट बिहेवियर है। कंप्लीट बिहेवियर कहने का मतलब कि हम उसको डिक्लेयर भी कर रहे हैं और डिफाइन भी कर रहे हैं, दोनों काम कर दे रहे हैं। बट बहुत सारा ऐसा सिचुएशन हो सकता है जहां पर कोई जरूरी नहीं है कि हम बिहेवियर जो लिख रहे हैं वो सारा बिहेवियर का सर्कमस्टांसेस मुझे पता हो। तो लेकिन वो बिहेवियर जो इनिशिएट होगा वो होगा पेरेंट क्लास से, चाइल्ड क्लास में इनिशिएट नहीं हो सकता। पेरेंट क्लास करने का मतलब किसी ने मुझे बनाकर दिया है और मुझे उसी बिहेवियर को कंज्यूम करना है, लेकिन मैं उस बिहेवियर को बना नहीं सकता। हाँ, मॉडिफाई जरूर कर सकता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो सिंपल क्लास में तो ये ओवरराइडिंग था, ओवरराइडिंग के थ्रू पॉसिबल था जब हम इनहेरिट कर रहे थे। तो और मोस्ट ऑफ द बिहेवियर कंप्लीट बिहेवियर है। तो अब उसके लिए क्या है कि यहाँ पे दो कंसेप्ट मिला है। एक कंसेप्ट है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या बोलता है? ये बोलता है 50% इनकम्प्लीट क्लास है, 50% इनकम्प्लीट हो सकता है, इनकम्प्लीट क्लास होगा। और इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, नो ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दो फंडा है, दोनों फंडा ही सिंपल फंडा है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसा क्लास है जिस क्लास में हम 50% कंप्लीट बिहेवियर रख सकते हैं और 50% इनकम्प्लीट बिहेवियर भी रख सकते हैं। और दूसरा कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता तो इस क्लास को यूज कैसे करेंगे हम? हाँ, अभी सिर्फ मैंने नहीं बन बताया। सकता तो हाँ, इनहेरिट करके। यस, इनहेरिट करके करेंगे। क्योंकि जो सिंपल क्लास है उसको कॉल करने का दो तरीका, लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसको कॉल करने का सिर्फ एक तरीका, इनहेरिटेंस। तो इसका ऑब्जेक्ट बनाना अलाउड ही नहीं है जावा में। अगर हम किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दे रहे हैं तो वो क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। अगर हम कोड लिख भी देंगे तो जावा का कंपाइलर कंपाइल नहीं करने देगा हम। तो ये रिस्ट्रिक्शन है। और इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मेरे पास अब दो सिनारियो हो सकता है, 50-50 सिचुएशंस आ गया। 50% सिचुएशन कंप्लीट हो सकता है और 50% चांसेस है कि ये इनकम्प्लीट बिहेवियर रखेगा। तो इन दैट सिचुएशन, अगर मुझे कुछ ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ कंडीशंस है जहां पे मैं नहीं जान रहा कि यूजर को एक्चुअली क्या करना है, बट मुझे यूजर को अपना फंक्शन पास करना होगा, तभी जाकर वो काम करेगा। जैसे लास्ट डे मैंने प्रिंटर का फंक्शनलिटी बताया था, तो प्रिंटर का फंक्शनलिटी या फिर इस तरह का बहुत सारा फंक्शनलिटी मिलेगा
जैसे कि अगर सपोज हम जीवा इंटरफेस से डिजाइन कर रहे हैं और जीवा इंटरफेस में मुझे बटन मिला है, तो बटन जब मिला है तो बटन का फंक्शनलिटी तो बटन बनाने वाले ने तो नहीं लिखा होगा। अगर लिख देगा तो फिर हर बार बटन क्लिक पे वही फंक्शनलिटी एग्जीक्यूट होगा। जबकि बटन पे हम जिस 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 तरीके का लेबल लगाएंगे वो फंक्शनलिटी एग्जीक्यूट होना चाहिए, ना कि परमानेंट फिक्स फंक्शनलिटी। तो वो तभी हो सकता है जब हम उसके लिए इनकम्प्लीट छोड़ेंगे, और इनकम्प्लीट छोड़ के सिर्फ बटन का इंटरफेस बनाकर दे देंगे। और जब बटन पे क्लिक करना होगा तो बटन का क्लिक का कोड ऑलवेज एंड यूजर लिखेगा, लास्ट प्रोग्रामर लिखेगा। तो इन दैट सिचुएशन मुझे एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस की जरूरत पड़ेगी। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसा क्लास है जहां पे 50% कंप्लीट 50% इनकम्प्लीट बिहेवियर हम रख सकते हैं। और इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, मतलब कि हम इनहेरिट करके ही इसको कॉल करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें इनकम्प्लीट बिहेवियर है, और जब तक किसी क्लास में इनकम्प्लीट बिहेवियर होगा तब तक हम उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो इनहेरिट करने का मतलब है कि हम इनहेरिट करेंगे और फिर जो बिहेवियर है उसको ओवरराइड करेंगे। बिहेवियर कहने का मतलब ये कि मान के चलो कि ये फंक्शन है, और फंक्शन तभी कॉल होगा जब फंक्शन का डिफिनेशन कंप्लीट होगा। विदाउट कंप्लीट डिफाइन किए हुए हम फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास का है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जब भी हम डिफाइन करेंगे तो डेफिनेटली ये सर्कमस्टांसेस होगा। तो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एग्जांपल बताते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो अगर हमको अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और इसके बाद जो भी हम क्लास का नाम देना चाहते हैं। तो ये क्लास, ये जैसे ही हम ये कीवर्ड लगाएंगे ना, तो ये कीवर्ड लगाने से ही इस क्लास का बिहेवियर जो है वो 50-50 सिचुएशंस में आ गया। मतलब कि हम इस क्लास में जो फंक्शंस बनाएंगे वो फंक्शंस हम चाहें तो कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हमको पता है कि ये फंक्शन में यही फंक्शनलिटी होने वाला है तो कंप्लीट कर देंगे। और अगर फंक्शन का कंप्लीट बिहेवियर मुझे नहीं पता तो हम उसको इनकम्प्लीट छोड़कर पास आउट कर देंगे, मतलब पास कर देंगे चाइल्ड क्लास के लिए। और चाइल्ड क्लास में क्या होगा कि वो फंक्शन कंप्लीट होना ही चाहिए। अगर हम किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कॉल कर रहे हैं या इनहेरिट कर रहे हैं तो उसमें जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे फंक्शंस कंप्लीट होने चाहिए। तो एक सिचुएशन के हिसाब से देखो, अभी एक मैं फंक्शन बना रहा हूँ, सपोज पब्लिक वॉइड, और यहाँ पे सो फंक्शन है। तो इस फंक्शन में हम सपोज इस फंक्शन का बिहेवियर मुझे पता है, और इसमें मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और ये हम लिखते हैं कंप्लीट। जस्ट एक आउटपुट दिखाते हैं कि ये कंप्लीट बिहेवियर है। और एक दूसरा फंक्शन है सपोज पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और इस फंक्शन का मुझे बिहेवियर पता नहीं है, तो ये फंक्शन यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि इसमें क्या करना है। बट हम यूजर को पास करेंगे कि आप डिस्प्ले फंक्शन ही यूज करिए। तो इसको हम सेव करते हैं, exabs.java। अब एक दूसरा क्लास बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा जो क्लास है ये कैसा क्लास है, ये है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम लोगों ने डिक्लेयर किया तो अभी जो भी मैंने इसका कंसेप्ट बताया वो कंसेप्ट इस पे लागू होता है। मतलब इस क्लास में ना हम ऑब्जेक्ट बना सकते, ना इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते, ना इसमें मेन फंक्शन लिख सकते। तो ये सारा फंक्शनलिटी इसके पास नहीं है। तो अगर हमको इसको कॉल करना है तो एक सिंपल क्लास बनाना पड़ेगा। सिंपल क्लास करने का मतलब EX और EX ABS यूज ऐसे करके एक क्लास बनाएंगे। सिंपल क्लास करने का मतलब है सिंपल क्लास से स्टार्ट होगा, उसके आगे कुछ भी नहीं लगेगा। अब अगर हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इस क्लास को यूज करना है, क्योंकि इस क्लास में कुछ ऐसा फंक्शनलिटी है जो मुझे चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड्स करना पड़ेगा। EX ABS एक्सटेंड किए, तो एक्सटेंड करते ही ये क्या हुआ कि इनहेरिटेंस वाला पूरा फीचर्स इसमें आ गया। इनहेरिटेंस का कहने का मतलब है कि अब ये क्लास, इस क्लास में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मिल गए। तो यहाँ पे मेरे को दो बिहेवियर मिल रहा है, एक कंप्लीट बिहेवियर मिल रहा है, एक इनकम्प्लीट बिहेवियर मिल रहा है।
तो जो कंप्लीट है उसके साथ आप कुछ करना है तो करो, नहीं करना है मत करो। लेकिन जो इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो दो तरीका है इसको करने का। सबसे पहले तो इसका सेम ये ओवरराइडिंग वाला फंक्शनैलिटी है। दैट मीन्स कि जो स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे मेरे पास दो सिचुएशंस बनता है। एक सिचुएशन बनता है कि इस फंक्शन का मुझे भी नहीं पता कि क्या यूज करना है, मुझे सिर्फ सो फंक्शन का काम था, सो फंक्शन में एग्जीक्यूट करूंगा मेरा काम हो जाएगा। डिस्प्ले फंक्शन का नहीं पता। तो इसका करेंगे क्या, कंप्लीट करना तो जरूरी है, विदाउट कंप्लीट किए हम सो फंक्शन भी यूज नहीं कर सकते। हाँ। तो डिस्प्ले फंक्शन दो तरीके से कंप्लीट हो सकता है। एक होगा एम्प्टी ओवरराइटिंग। एम्प्टी ओवरराइडिंग मतलब ब्रैकेट ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे, तो ये क्या समझेगा कि ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। तो एक ये हाँ। तरीका है कि हम एम्प्टी ओवरराइडिंग करते हैं। और दूसरा तरीका है कि मुझे पता है कि यहाँ पे क्या करना है, तो हम उसको कंप्लीट ओवरराइड करेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट ओवरराइड करा। तो ये दो तरीका है। एक तरीका है कि यहाँ हम कुछ भी ना लिखें, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि क्या करना है, बट कंप्लीट करना पड़ेगा, तो इम्पटी ओवरराइट करके मतलब ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके छोड़ देना होगा। तो ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि हम इसमें जो भी लिखना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, जो भी फंक्शनलिटी अचीव करना चाहते हैं वो लिख दिए। तो ये कंप्लीट ओवरराइटिंग हो गया। अब यहाँ पे हम मेन फंक्शन लिख सकते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और यहाँ पे अब किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, डेफिनेटली चाइल्ड क्लास। और अब हम दोनों ही फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अगर चाहिए तो दोनों कॉल कर ले, नहीं चाहिए तो मे बी एक कॉल करे दूसरा ना करे। ये आपके हाथ में है कि जितना बिहेवियर आपको कॉल करना है करिए, जो नहीं करना चाहते वो नहीं करिए। तो ये जो एंड प्रोग्रामर है उसके हाथ में है कि वो क्या यूज करना चाहता है और क्या नहीं यूज करना चाहता है। अब इसको कंपाइल करना है। तो जावा सी ई एक्स ए पी एस यूज डॉट जावा। यहाँ पे भी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना होता है। ई एक्स ए पी एस सी, आउटपुट आ गया। समझ में आया क्या ये कंसेप्ट में क्या चल रहा है। बोल नहीं रहे हो। हाँ, मैं बोला वो माइक मैं बोला थोड़ा, हाँ, समझ गया। हाँ हाँ। थोड़ा 5 मिनट टाइम भी लिख लेता हूँ ये दोनों। ओके। तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंसेप्ट है। जिस कंसेप्ट को भी अगर आगे हम लोग को स्विंग पढ़ना है ना, तो स्विंग में इसका बहुत यूज होगा। तो आगे चल के स्विंग भी पढ़ना है, और जीवा इंटरफेस डिजाइनिंग जब करना है और डाटाबेस कनेक्टिविटी भी है, तो उस जगह पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस बहुत अच्छे से यूज होगा। तो अब इससे रिलेटेड ही दूसरा कंसेप्ट है, इसका नाम है इंटरफेस। और इंटरफेस 100% इनकम्प्लीट है। अभी जो क्लास था वो था कि 50% हम उसमें रख सकते हैं। 50 कहने का मतलब एक सिचुएशन है 50-50 वाला।
कोई जरूरी नहीं कि 50% ही होगा, हो सकता है एक कंप्लीट हो, दो इनकम्प्लीट हो सकता है दो कंप्लीट हो, दो इनकम्प्लीट हो। तो दैट्स डिपेंड क्या सिनारियो है। बट जब हम इंटरफेस पे आते हैं तो इंटरफेस पे 100% इनकम्प्लीट बिहेवियर है। क्या है? 100% इनकम्प्लीट ये है। तो बिहेवियर है। 100% इनकम्प्लीट का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर ही लिखा मिलेगा किसी भी फंक्शन का। हम उसको डिफिनेशन लिख ही नहीं सकते, डिफाइन लिख कर नहीं जाएंगे तो कंपाइलर कंपाइल नहीं करेगा। ये रूल है यहाँ पे, सब कंसेप्ट है और साथ में ये रूल भी बोल सकते हैं। तो इंटरफेस 100% इनकम्प्लीट है। 100% इनकम्प्लीट मतलब मान के चलना है कि जो भी बिहेवियर हमको चाहिए उसका जो स्केलेटन है वो लिख कर मिलेगा, लेकिन उसका डिफिनेशन जो है उसको यूज करने के पहले हमको लिखना पड़ेगा। जस्ट लाइक इंटरफेस का एग्जांपल आप ले सकते हो। बैंक का चेकबुक देखे हो ना? हाँ बैंक का चेकबुक एक इंटरफेस का रोल प्ले करता है, और उस इंटरफेस में कुछ जगह पे फिल इन द ब्लैंक्स होता है। जब तक सारे फिल इन द ब्लैंक्स को आप कंप्लीट नहीं करोगे वो चेक कभी भी कंपाइल नहीं होगा, हाँ है ना? तो दिस हाँ इज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इंटरफेस इन आवर रियल वर्ल्ड। तो इंटरफेस चेकबुक एक ऐसा इंटरफेस है जिस अगर हमको बैंक से इंटरेक्ट करना है तो हम अपना पेपर पेन लेके इंटरेक्ट नहीं कर सकते। वो जिस चेकबुक को उसने दिया है यूज करने के लिए कि भाई अगर आपको ट्रांजेक्शन करना है, पैसा विड्रॉ करना है, तो इस चेकबुक को कंप्लीट फिल करके आइए, ये एक इंटरफेस है मेरे से इंटरेक्ट करने का। तो वही सिनेरियो यहाँ पर है कि अगर हम कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं तो हमको इंटरफेस का हेल्प लेना पड़ेगा। तो अगेन बटन का एग्जांपल है, जितना भी जीवा इंटरफेस जैसे मैंने अभी बताया कि जितना भी जीवा इंटरफेस डिजाइन होगा, तो जो भी इंटरफेस है, इंटरफेस बनाने तक का काम जावा वाले ने करके दिया है, लेकिन इंटरफेस पे प्रोसेस क्या एग्जीक्यूट होगा ये तो हम ही बताएंगे ना, क्योंकि हम प्रोग्रामर हैं, हम बता बनाना चाह रहे हैं। सपोज लॉगिन स्क्रीन है, तो लॉगिन स्क्रीन पे हम लॉगिन प्रोसेस कराएंगे। अगर रजिस्ट्रेशन पेज है तो रजिस्ट्रेशन पेज पे हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कराएंगे। तो ये जावा वाला नहीं बना के दे सकता था। जावा क्या किया है कि आपको इंटरफेस बनाने का पूरा तरीका आपको दे दिया है, आप इंटरफेस बनाइए। हाँ और इंटरफेस पे आपको जो कंप्लीट करना है, जैसे बटन क्लिक होगा तो लॉगिन होना चाहिए, बटन क्लिक होगा तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये आप करिए। तो यहाँ पे 100% इनकम्प्लीट है, बट हमको इंटरफेस उसी का यूज करना है, इंटरफेस हम खुद का नहीं बना सकते। तो यहाँ पे सिचुएशन ये है, और उस जगह पे इंटरफेस हेल्प करेगा। तो इंटरफेस 100% इनकम्प्लीट है। और ये इसको यूज करने के लिए अभी अगेन इनहेरिटेंस वाला ही तरीका होगा, बट कीवर्ड जो है वो चेंज हो जाएगा। कीवर्ड अब एक्सटेंड्स नहीं लगकर इम्प्लीमेंट्स लगेगा। और यहाँ पर जो कीवर्ड यूज होगा इनहेरिट करने के लिए वो क्या होगा? इम्प्लीमेंट्स। ये कीवर्ड यूज होगा, और इसी को हाँ हम एक तरह से बोल सकते हैं, दिस इज द वे हाउ वी कैन कंप्लीट मल्टीपल इनहेरिटेंस सिनेरियो। ये मल्टीपल इनहेरिटेंस यहाँ पे हम अचीव कर सकते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस इन द सेंस कि जब भी हम क्लास यूज करते हैं और एक्सटेंड कीवर्ड लिखते हैं तो सिर्फ एक ही क्लास, क्योंकि याद करो कल जो इनहेरिटेंस वाला क्लास था, इनहेरिटेंस में हम लोगों ने क्या सीखा कि सिंगल इनहेरिटेंस हो सकता है, मल्टी लेवल हो सकता है, या फिर हरारिकल हो सकता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं हो सकता है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में करने के लिए इंटरफेस है, और एक ही क्लास में हम मल्टीपल इंटरफेस को यूज कर सकते हैं। दैट इज हाउ वी कैन से कि बाय द यूज ऑफ इंटरफेस वी कैन अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस सिनारियो। तो कल का एक क्वेश्चन भी था और मैंने बोला था कि ये कंसेप्ट में क्लियर हो जाएगा। तो मल्टीपल हाँ इनहेरिटेंस कैसे अचीव करते हैं? बाय द यूज ऑफ इंटरफेस। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं।
और इसका एग्जांपल देखने से पूरा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे क्या सिनारियो है। और जैसे ही हम किसी को इंटरफेस डिक्लेयर करेंगे ना, तो इसका जो डिक्लेरेशन होगा वो इंटरफेस ही होगा, क्लास ऑफ कीवर्ड यूज नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, इंटरफेस और EX, जो भी इंटरफेस का नाम रखना है। तो ये एक इंटरफेस डिक्लेयर हो गया। और यहाँ पर जो भी हम फंक्शन डिक्लेयर करेंगे वो सब एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन ही होगा, मतलब सब ओवरराइडेबल फंक्शन ही होगा। ये सब ओवरराइडेबल फंक्शन होगा। यहाँ पे हम डिफिनेशन लिख ही नहीं सकते, डिफिनेशन लिख के कंपाइल करेंगे ना तो बोलेगा कि दैट इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पे सिर्फ हमको स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन लिख देना है, जिसको कि आगे जहां पे हम इसको यूज करेंगे वहां कंप्लीट करना होगा। बाकी सेव करने का तरीका सेम है। सेव कैसे करते हैं, सेम तरीके से। तो EXINF.java। अब एक दूसरा नोटपैड हाँ जिसमें हम इसको यूज करेंगे, इसको कंज्यूम करेंगे। तो कंज्यूम करने के लिए ऑलवेज क्लास बनेगा, सिंपल क्लास बनेगा। तो EX यूज INF। और यहाँ आप क्या लिखेंगे, इम्प्लीमेंट्स लिखेंगे, इम्प्लीमेंट्स। और इम्प्लीमेंट्स लिखने के बाद जिस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है उसका नाम लिखेंगे। और अगर और भी कोई इंटरफेस है तो कॉमा सेपरेटेड हम दूसरा इंटरफेस भी कॉल कर सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड हम तीसरा इंटरफेस भी कॉल कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड। और अगर आपको ऐसा कुछ जरूरत है, जबकि जो इनहेरिटेंस वाला कंसेप्ट है उसमें ये काम हम नहीं कर सकते, तो ये इंटरफेस वाला तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास अभी एक ही इंटरफेस बना हुआ है। अब यहाँ पे सिनारियो क्या आ गया कि जो इंटरफेस है वो दो बिहेवियर को कंटेन करके रखा है। क्या क्या दो बिहेवियर है, एक शो है एक डिस्प्ले है। तो अभी मेरे पास सिचुएशन है कि हम दोनों बिहेवियर को कंप्लीट कर दें। अगर हमको दोनों को यूज करना है तो दोनों को कंप्लीट कर लें। या फिर अगर लग रहा है कि सिर्फ हमको शो को यूज करना है, डिस्प्ले को नहीं करना है, तो दोनों ही सिचुएशंस बनता है यहाँ। तो दोनों ही सिचुएशंस में मुझे ओवरराइड तो करना ही पड़ेगा। तो ओवरराइड के लिए जैसे मैंने बताया कि एक ओवरराइड हम एम्प्टी ओवरराइड करेंगे। सपोज हमको शो यूज नहीं करना है, हमको शो का पता नहीं क्या चाहिए, लेकिन डिस्प्ले हमको यूज करना है। तो डिस्प्ले में हम क्या लिखेंगे, डिस्प्ले में जैसे कंप्लीट होता है एक फंक्शन उस तरीके से हम इसका फंक्शनलिटी कंप्लीट करेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और बाई ओ, ये ओवरराइडिंग के थ्रू कंप्लीट किए इंटरफेस में रखा हुआ दूसरे बिहेवियर को। तो ये तरीका है, ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंटरफेस को यूज करने का मतलब है कि एक तरीके से हम इस इंटरफेस के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। तो एग्रीमेंट में जो भी कंडीशंस है, यहाँ पे दो कंडीशंस है, तो दोनों कंडीशंस हमको फुलफिल करना ही करना है। तो एक कंडीशन का मुझे वैल्यू पता नहीं, तो मैंने क्या किया, इम्पटी कर लिया। और दूसरे का वैल्यू मुझे पता है, तो उसको मैंने कंप्लीट ओवरराइट करा। दिस इज हाउ इंटरफेस कैन बी कंज्यूम। नाउ इसका कॉलिंग मेथड। तो कॉलिंग जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही कॉलिंग होगा। ऑलवेज चाइल्ड क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे EX यूज INF OP इक्वल्स टू न्यू ऑफ EX यूज INF एंड देन OP डॉट। सो को तो कंप्लीट करा नहीं है, तो उसको कॉल करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ब्लैंक ही कॉल होगा अगर कॉल करेंगे भी तो दूसरा डिस्प्ले मैंने कंप्लीट करा है, तो डिस्प्ले को कॉल कर लिया। अब यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं, रन कराते हैं। जावा सी EX यूज INF डॉट जावा एंड जावा EX यूज INF सी। आउटपुट आ गया। तो दिस इज द वे वी कैन
राइट आवर ओन इंटरफेस। और इसके साथ इंटरफेस का कंसेप्ट भी समझ में आया है कि एक इंटरफेस अगर हम बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, और अगर बना बनाया सिस्टम में मिलेगा तो ऐसा ही कुछ मिलेगा बना बनाया, कि उसमें स्ट्रक्चर मिलेगा लेकिन डिफिनेशन नहीं मिलेगा। तो जब भी हम इंटरफेस को कंज्यूम करेंगे तो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड्स लगाएंगे, और इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड लगाने के बाद इंटरफेस का नाम लिखेंगे। और इसमें क्या है कि हम मल्टीपल इंटरफेस को एक साथ कॉल कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल इंटरफेस का यूज करना है तो कर सकते हैं, यह अलाउड है। अब जितने भी इंटरफेस को हम यूज करेंगे, अभी तो एक ही इंटरफेस यूज कर रहे हैं तो इसमें दो कंडीशंस हैं, तो दोनों कंडीशंस मैंने ओवरराइड किया। अगर दूसरा इंटरफेस भी लिखते हैं तो उसमें जितने कंडीशंस होंगे वो सारे कंडीशंस को ओवरराइड करना पड़ेगा, चाहे आप एम्प्टी ओवरराइड करो चाहे कंप्लीट ओवरराइड करो। तो दिस इज हाउ इंटरफेस वर्क्स। और इससे भी क्वेश्चंस आपके पेपर में है, क्वेश्चन पेपर में आपका क्वेश्चंस मिला था इंटरफेस का, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। तो ये कंसेप्ट आपको अब पता हो चुका है। अब इस पे कंसेप्ट आएगा तो लिख सकते हो, साथ में मैंने एग्जांपल भी बता दिया। तो जब भी जैसे जावा जैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जब भी एग्जाम देते हैं तो कंसेप्ट जहां भी ऐसा कुछ है कंसेप्ट के साथ उसका एग्जाम्पल जरूर लिखते हैं। तो ये एग्जाम्पल है। अगर इंटरफेस के बारे में पूछता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में पूछता है, तो एग्जाम्पल के साथ आंसर करेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। अच्छा, अदरवाइज सिर्फ लिखने से नंबर नहीं मिलेगा। क्लियर ना? तो ये था आपका बेसिक कंसेप्ट है, जो कि जावा में जानना बहुत जरूरी होता है। अब इसके बाद थोड़ा थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे और जो कंसेप्ट है वो एक्सटेंड होगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो कंसेप्ट है पैकेज का। क्योंकि अभी हम लोगों ने क्लास बनाया, सिंपल क्लास बनाया, सिंपल क्लास बनाया, फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी बन गया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एंड देन इंटरफेस, इंटरफेस क्लास भी बन गया। तो अब मेरे पास कलेक्शंस हो गया। तो कलेक्शन सिस्टम यहाँ पे जावा में बहुत मतलब तरीके से रखना पड़ेगा क्लास को, क्योंकि मेरे पास क्लासेस अब बहुत ज्यादा होते जा रहा है। तो अब क्लासेस को हम रखेंगे कैसे, क्योंकि एक ही जगह पे सारे क्लासेस को रखेंगे तो हो सकता है कि जब हम सर्च करें तो प्रॉब्लम हो जाए, या फिर एक ही नाम से दो क्लास को रखना पड़े तो प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि एक फोल्डर में एक नाम से एक ही क्लास रह सकता है। तो इसके लिए क्या है ना कि जावा कलेक्शन सिस्टम के लिए पैकेज का कंसेप्ट देता है। पैकेज, इससे भी क्वेश्चन है आपका, पैकेज कंसेप्ट। तो पैकेज कंसेप्ट क्या बोलता है, जैसे अगर हम सिंपल अपना हार्ड डिस्क खरीदते हैं, यानी कंप्यूटर खरीदते हैं और हार्ड डिस्क खरीदते हैं, तो हार्ड डिस्क में क्या करते हैं ना कि देखिए ये कलेक्शन सिस्टम है। सिंपली हार्ड डिस्क क्या बोलता है कि एक हार्ड डिस्क है, तो एक हार्ड डिस्क में आप चाहो तो एक ही हार्ड डिस्क में सारा का सारा ड्राइव असाइन कर दो। अदरवाइज क्या बोलता है कि आप उसको पार्टीशन कर दो। पार्टीशन करने से क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि इस पार्टीशन में आप कुछ रख रहे हो, इस पार्टीशन में कुछ रख रहे हो। फिर जो नेक्स्ट पार्टीशन है उसमें भी क्या करते हैं कि हम फोल्डर 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 बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये कलेक्शन सिस्टम है। क्योंकि एक जगह पूरा फाइल रखेंगे तो खोजना भी मुश्किल होगा और मैनेज करना भी मुश्किल होगा। तो इसी तरीके से जावा भी पैकेज कंसेप्ट बोलता है। तो पैकेज इज नथिंग बट अ फोल्डर। यहाँ पे क्या है, एक फोल्डर है। जैसे यहाँ पे कोई भी फोल्डर एक है, ये फोल्डर है, और फिर फोल्डर के अंदर फिर हम कनेक्शन बनाते हैं, फिर उसका फोल्डर बनाते हैं, तो ये कलेक्शन सिस्टम बनता जा रहा है। तो इसी तरह बोलता है कि आप यहाँ पे पैकेज बनाओ, और एक पैकेज कहने का मतलब एक फोल्डर है यहाँ पे, और उस फोल्डर के अंदर आप सारे फाइल को रखो, ना कि एक ही फोल्डर में सारा फाइल रखते जाओ। देन वी नीड पैकेज कंसेप्ट। तो पैकेज इट्स अ कंसेप्ट ऑफ कलेक्शन। ठीक है, एंड इट्स रिलेट टू फोल्डर, फोल्डर लेवल कलेक्शन सिस्टम। सो इफ वी वांट कि
कुछ क्लासेस एक पैकेज का मेंबर हो जाए, कुछ क्लासेस एक पैकेज का मेंबर हो जाए। तो पैकेज का डिफिनेशन भी बोलता है ना कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस इंटरफेस। जो भी एक टाइप का क्लासेस और इंटरफेस है उसको हम एक पैकेज के अंदर रखते हैं। तो अब आगे पैकेज, हम लोग को बहुत सारा पैकेज भी पढ़ना है, क्योंकि पैकेज कॉल करेंगे तभी मेरा बहुत सारा लाइब्रेरी मिलेगा। अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं वो सब डिफॉल्ट पैकेज में हो रहा है। तो डिफॉल्ट पैकेज यहाँ पे क्या है? जावा का डिफॉल्ट पैकेज है जावा डॉट लैंग। जावा डॉट लैंग, लैंग शॉर्ट फॉर्म है लैंग्वेज का। क्योंकि अभी देखो हम लोग यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं तो किसी पैकेज को कॉल नहीं कर रहे। हम यहाँ पे पैकेज कॉल नहीं करते, डायरेक्ट क्या करते हैं, क्लास लिखना स्टार्ट करते हैं, क्लास कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे कीवर्ड्स मिल कहाँ से रहे? तो ये सारे कीवर्ड्स जो हैं ये आपका डिफॉल्ट पैकेज। डिफॉल्ट पैकेज क्या है? जावा डॉट, डिफॉल्ट पैकेज है जावा डॉट लैंग। और अगर इसको हमको कॉल करना पड़ेगा तो लिखेंगे क्या, इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट एस्ट्रिक सेमीकोलन। तो ये है पैकेज कॉल करने का तरीका। तो ये चूंकि यहाँ पर क्या है कि ये डिफॉल्ट कॉल हो रहा है, जावा वाले ने इसको डिफॉल्ट मेरे क्लास के साथ अटैच कर दिया। बट आगे चल के बहुत सारा ऐसा पैकेज है जो कि मुझे कॉल करना पड़ेगा। जब तक हम कॉल नहीं करेंगे तब तक वो मेरे प्रोग्राम में यूज नहीं हो पाएगा। तो अगर हम अपना पैकेज बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे? तो पैकेज बनाने के लिए अब क्या करना होगा कि जो जो भी क्लास हम डिक्लेयर करना चाहते हैं इस पैकेज के अंदर, उस क्लास का, यानी इस नोटपैड पे हमको सबसे पहला काम करने पड़ेगा कि पैकेज डिफाइन करना पड़ेगा। तो पैकेज, और सपोज हम पैकेज का नाम रखना चाहते हैं एबीसी, ये लिखना पड़ेगा। सर तो ये ये मतलब जैसे कोड के स्टार्टिंग में क्लास लिखते हैं उसके ऊपर लिखना होगा। हाँ हाँ हाँ। अब पैकेज, अगर हम इस क्लास को, जो भी क्लास है, सपोज हम यहाँ पे क्लास बना रहे हैं EX2, और इस क्लास को हम चाहते हैं कि इस पैकेज में रहे, एबीसी पैकेज में रहे। तो सबसे पहले मुझे पैकेज डिफाइन करना पड़ेगा। अभी तक हम पैकेज डिफाइन नहीं किए थे। तो ये सारा क्लास बाय डिफॉल्ट हम कहाँ रख रहे हैं? ये जो रूट फोल्डर है, रूट फोल्डर कहने का मतलब जो मैंने फोल्डर डिफाइन किया था, तो ये जावा इसको अपने हिसाब से एक पैकेज बना लिया होगा और ये सारा क्लास मुझे यहाँ पे रखने का परमिशन दे दिया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अब मैं डिफॉल्ट फोल्डर में इसको ना रखूं, इसको डिफॉल्ट फोल्डर में नहीं रखना है, मुझे क्या चाहिए, एक अलग से कलेक्शन सिस्टम बनाना है और उस कलेक्शन सिस्टम का नाम मुझे एबीसी रखना है। तो मुझे पैकेज डिफाइन करना पड़ेगा और इस पैकेज के अंदर जो क्लास मुझे रखना है वो क्लास मुझे यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। तो अब जो मैं यहाँ पे क्लास डिफाइन करूंगा वो एबीसी पैकेज के अंदर रखाएगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे पब्लिक वॉइड, सपोज सो नाम का एक फंक्शन बनाए और यहाँ पे लिखें है। तो इस तरीके से हम पैकेज में क्लासेस को रखना स्टार्ट किए। तो ज्यादातर जो पैकेज है ना, ये लाइब्रेरी बनाने का तरीका है। अगर हम लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, अपना लाइब्रेरी, बहुत सारा सिस्टम डिफाइंड लाइब्रेरी है, और अगर सिस्टम डिफाइंड लाइब्रेरी को यूज करना चाहेंगे तो हमको पैकेज कॉल करना पड़ेगा। बट अगर हम अपना लाइब्रेरी सिस्टम भी बनाना चाहते हैं तो पैकेज डिफाइन करने का ये तरीका है। अब जो पैकेज डिफाइन किए हैं उसका नाम हम लोगों ने रखा है एबीसी, और उसके अंदर एक क्लास है EX2। तो अब क्या करना पड़ेगा, मेरे को इस फोल्डर, ये जो फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बनाना पड़ेगा और इस फोल्डर का नाम होगा ABC। ठीक है? और जो अब क्लास सेव होगा वो ABC के अंदर सेव होगा। ये जो क्लास, तो हम लोग देख रहे थे कि कैसे पैकेज बनाते हैं और पैकेज में बने हुए क्लासेस को फिर कैसे सेव करते हैं। तो जिस नाम से हम लोगों ने पैकेज बनाया था उसी नाम से क्या किया,
एक फोल्डर बना लिया। और अब जो फाइल सेव करेंगे, इस वाले फाइल को जो मैंने क्लास बनाया ex2, ये फाइल अब कहाँ सेव होगा? ये सेव होगा अब एबीसी पैकेज के अंदर। तो अब जब सेव करेंगे तो हम रूट फोल्डर पे नहीं रखेंगे। रूट फोल्डर अभी मेरे लिए क्या है? जावा कोड। जावा कोड के अंदर नहीं रखेंगे, यहाँ सेव नहीं करेंगे। अब क्या करना है? मुझे एबीसी फोल्डर ओपन करना है और इसके अंदर सेव करेंगे, अदरवाइज ये फिर काम नहीं करेगा। तो एबीसी फोल्डर को ओपन करा और उसके अंदर ex2.java नाम का फाइल सेव करा। तो देखो ex2 नाम का फाइल यहाँ पर बन गया। अब इस इस पैकेज के अंदर रखे हुए इस क्लास को यूज करना है। तो अब मुझे हाँ सर। एक दूसरा फाइल बनाएंगे और इस दूसरे फाइल में जहां कंज्यूम करेंगे, क्योंकि जो पैकेज में क्लास रखते हैं ना, अगेन उसमें मेन फंक्शन हम डिक्लेयर नहीं करेंगे, चाहे जो भी क्लास हो, चाहे सिंपल क्लास हो, चाहे वो अब्स्ट्रैक्ट क्लास हो, चाहे वो इंटरफेस हो, जो भी रखेंगे। तो यहाँ पे हम मेन फंक्शन नहीं रखेंगे, फिर लाइब्रेरी बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। लाइब्रेरी का मतलब है कि हम रीयूजेबल कंपोनेंट बना रहे हैं, और रीयूजेबल कंपोनेंट हम तभी यूज करेंगे जब हम किसी लाइब्रेरी के अंदर रखेंगे, और लाइब्रेरी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सपोज मैंने कुछ बनाया और इसको मैंने तुमको दे दिया, तो मैं मेन फंक्शन लिख दूंगा तो फिर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगा। तो मैं क्या करूंगा कि जस्ट लाइब्रेरी बनाऊंगा, उसके अंदर जितने भी क्लासेस रखना है, मल्टीपल क्लासेस वी कैन सेव विद इन सिंगल लाइब्रेरी। तो यहाँ पे क्लासेस हम लोग बनाते जाएंगे और सेव करते जाएंगे, और लास्टली हम क्या करेंगे कि ये पूरा का पूरा पैकेज बंडल बनाकर हम तुमको देंगे। तो उसमें रखे हुए जितने भी क्लासेस हैं, आप उसको यूज कर पाओगे, यानी कंज्यूम कर पाओगे। तो अब कंज्यूम कैसे करेंगे? तो कंज्यूम करने के लिए अब हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पर इंपोर्ट, और मेरे पैकेज का नाम है एबीसी डॉट, क्लास का नाम है ex2। ये मुझे लिखना पड़ेगा। और दूसरा तरीका है एस्ट्रिक लगाने के लिए। तो एस्ट्रिक लगाने के लिए मुझे पाथ सेट करना पड़ेगा। तो अभी हम पाथ सेट नहीं किए, इसलिए मुझे क्वालिफाइड एड्रेस देना पड़ेगा, अदरवाइज फिर हम वाइल्ड कार्ड करेक्टर यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ लिख सकते हैं क्लास ex यूज टू, क्योंकि यूज करने जा रहे हैं। और यहाँ पे सिंपल हम इस क्लास को यूज करना चाहते हैं तो डायरेक्टली मेन फंक्शन हम बना सकते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग arg। और जब हम यूज करेंगे तो डेफिनेटली क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाएंगे? ex2 का, क्योंकि ex2 हम कंज्यूम कर रहे हैं इस क्लास में। तो इस क्लास में जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो ex2 का बनेगा, जो कि एक दूसरे एबीसी पैकेज में पड़ा हुआ है। और ओबी डॉट, यहाँ पे सो फंक्शन है, तो सो फंक्शन को हम यूज करेंगे और इसको हम सेव करेंगे। इसको एबीसी फोल्डर में सेव नहीं करेंगे, क्योंकि ये पैकेज का पार्ट नहीं है। ये क्या है? ये पैकेज के अंदर रखे हुए क्लासेस को यूज करने का पार्ट है। तो इसको हम रखेंगे जावा कोड वाले फोल्डर पे, मतलब इस फोल्डर के ऊपर रखेंगे। इस फोल्डर के ऊपर जावा कोड है, और यहाँ पे हम सेव करेंगे ex use2.java, और यहाँ रन कराएंगे जावा कोड वाले फोल्डर से ही, एबीसी फोल्डर में हम नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे कंपाइल करेंगे जावा सी ex use2.java। हाँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक एरर आ रहा है। सबसे पहला एरर क्या बता रहा है कि ex2 इज नॉट पब्लिक इन एबीसी एंड कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड पैकेज। अब आता है केस एक्सेसिबिलिटी का। एक्सेसिबिलिटी का मतलब है कि ये क्लास इस पैकेज के अंदर रखा हुआ है, और हम कॉल कहाँ करना चाह रहे हैं? हम कॉल करना चाह रहे हैं इस पैकेज से बाहर। तो ये जस्ट एक्सेसिबिलिटी इशू है। अब इस एक्सेसिबिलिटी इशू को सॉल्व करने के लिए मेरे पास कुछ कीवर्ड है, इसको बोलते हैं एक्सेसिबल। तो एक्सेसिबिलिटी के लिए अब मेरे पास कुछ कीवर्ड है। इस कीवर्ड को अब हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही पैकेज आएगा ये प्रॉब्लम आएगा। ये
वैसा ही प्रॉब्लम है जैसे हम रियल लाइफ में अपना सारे प्रॉपर्टी या अपने बिलोंगिंग्स को ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे आएगा प्राइवेट, आएगा पब्लिक, फ्रेंडली यानी फ्रेंड, उसके बाद आएगा प्रोटेक्टेड, उसके बाद आएगा फाइन। ये 5 कीवर्ड अब हम लोग के साथ चलेगा अगर हम ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जहां पे पैकेजिंग आ गया, या मल्टीपल क्लासेस यूज आ गया, या फिर हम रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं। रिस्ट्रिक्शंस भी लगता है इससे, क्योंकि जस्ट ये वही कंसेप्ट है कि हम अपने घर में किसको आने देना चाहते हैं, किसको मेरे मेरे सामान को टच करना देना चाहते हैं या नहीं, जो रियल लाइफ में हम लोग करते हैं। तो अब अगर प्रोग्रामिंग में है तो प्रोग्रामिंग में भी ये कंसेप्ट होगा कि सपोज ये क्लास बना, ये ये क्लास बना, तो ये क्लास हम किसको यूज करना देना चाहते हैं और किसको नहीं यूज करना देना चाहते हैं। तो ये सेम कंडीशंस यहाँ पे है। तो प्राइवेट कीवर्ड अगर लगा हुआ है, अगर हम प्राइवेट कीवर्ड लगा दें तो इसका मतलब है विद इन क्लास, विद इन क्लास, क्लास के बाहर क्लास। ये यूज नहीं होगा। सपोज ये क्लास हम लोगों ने लिखा है और यहाँ पे अगर हम पब्लिक के जगह पे प्राइवेट लिख दें तो ये फंक्शन जो है ना इस क्लास के बाहर यूज नहीं होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाएगा इसका। दूसरा है पब्लिक। पब्लिक का मतलब है फ्रॉम एनीवेयर, मतलब कोई भी इसको यूज कर सकता है। पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे कैसे है, कोई भी रोड है, कोई भी जनरली जो पब्लिक प्रॉपर्टीज होता है उसको सब यूज करता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहता है। तो उस टाइप से यहाँ पे एनीवन, तो कहीं से भी हम कर सकते हैं इसको कॉल, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे हम पब्लिक कीवर्ड लगाए हुए हैं तो ये इस क्लास से भी कॉल होगा, इस पैकेज से भी कॉल होगा, इस पैकेज के बाहर भी कॉल होगा, जहां से कॉल करना चाहता है, एनीवेयर एक्सेसिबिलिटी है। फ्रेंड कीवर्ड, फ्रेंड का मतलब है फ्रेंडली, फ्रेंडली का मतलब होता हाँ। है विद इन पैकेज, विद इन पैकेज। विद इन पैकेज करने का मतलब सपोज एबीसी पैकेज बनाए तो एबीसी के अंदर जितने भी क्लासेस होंगे सब कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि जावा कोड एक पैकेज है और इस पैकेज के अंदर जितने भी क्लास है आपस में इंटरेक्ट कर पा रहे थे, लेकिन जैसे ही पैकेज के बाहर से इंटरेक्शन खोजा तो ये एक्सेसिबिलिटी इशू आ गया। तो बाय डिफॉल्ट फ्रेंडली है, जैसे ये क्लास के आगे मैंने कुछ नहीं लिखा है तो ये क्लास फ्रेंडली है। फ्रेंडली इन नेचर का मतलब है फ्रेंड एक्सेसिबिलिटी, जैसे हम लोग कैसे अपने फ्रेंड को एक्सेस करने देते हैं और जो मेरे फ्रेंड ग्रुप में नहीं है उसको एक्सेस करने नहीं देते हैं। तो पैकेज, हाँ। विद इन पैकेज क्या है, एक फ्रेंडली ग्रुप है। मतलब एक ग्रुप है, एक ग्रुप के अंदर मेरा जितने भी फ्रेंड्स हैं सब आपस में एक्सेस कर सकते हैं। तो लाइक दैट। तो ये मेरा फ्रेंड कीवर्ड है। प्रोटेक्टेड कीवर्ड क्या होता है, प्रोटेक्टेड कीवर्ड होता है वन लेवल ऑफ इनहेरिटेंस, वन लेवल ओपन हेरिटेज। ऑफ इनहेरिटेंस। वन लेवल ऑफ इनहेरिटेंस ऐसे समझना है, वन लेवल ऑफ इनहेरिटेंस इन द सेंस कि मेरा सपोज एक जावा कोड पैकेज है और दूसरा एबीसी पैकेज है। तो जब हम एबीसी का कोई भी क्लास जावा कोड में कॉल करेंगे और वो प्रोटेक्टेड इन नेचर है, प्रोटेक्टेड कीवर्ड के साथ बना हुआ है, तो जब हम जब हम जावा कोड में इसको यूज करेंगे तो सिर्फ वन लेवल ऑफ इनहेरिटेंस तक ही वो यूज होगा। मतलब एक बार इनहेरिट करेंगे, सपोज ए टू बी करेंगे तो होगा, बी टू सी करने जाएंगे तो वो एक्सेसिबल नहीं होगा। नहीं होगा। प्रोटेक्टेड का मतलब है वन लेवल ऑफ इनहेरिटेंस आउटसाइड पैकेज। इनसाइड पैकेज फ्रेंडली है, आउटसाइड पैकेज ये वन लेवल ऑफ इनहेरिटेंस ही सपोर्ट करेगा। और पांचवा कीवर्ड है फाइनल। ये फाइनल कीवर्ड जो है ये आपको हर जगह पे अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा। अगर एक वेरिएबल है तो वेरिएबल अगर फाइनल कर दिए तो वेरिएबल का वैल्यू नो चेंज होगा। वेरिएबल का वैल्यू हाँ। हम चेंज नहीं कर पाएंगे अगर फाइनल लिख दिए। जैसे कोई भी वेरिएबल हम या वेरिएबल यहाँ पे बनाते हैं और उसके आगे फाइनल लिख देते हैं, फाइनल कीवर्ड, तो वो उस वैल्यू वेरिएबल का वैल्यू हम प्रोग्राम में फिर चेंज नहीं कर पाएंगे, मान के चलो एकदम फिक्स हो गया। अगर एक फंक्शन है,
अगर एक फंक्शन है और फंक्शन के सामने फाइनल लिखते हैं तो नो ओवरराइडिंग, फिर वो ओवरराइड नहीं होगा। ओवरराइडिंग स्टॉप करना है, जैसे कि अभी हम सिंपल क्लास बना रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हैं, इंटरफेस बना रहे हैं, सब में ओवरराइडिंग परमिशन है। लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा फंक्शन कोई ओवरराइड ना करे, कोई चेंज नहीं करना चाहिए भाई। तो वैसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, वैसे फंक्शन को हम फाइनल डिक्लेयर कर देंगे कि मेरा फंक्शन ओवरराइड नहीं होना चाहिए। और तीसरा है क्लास। अगर क्लास को हम फाइनल कर दिए तब, तो क्लास को फाइनल करने का मतलब है नो इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस हम स्टॉप करना चाहते हैं भाई, हम मेरा क्लास को इनहेरिट करके ओवरराइड ना करे, दोनों ही फंक्शनलिटी हम बंद करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्लास के आगे जहाँ पे पब्लिक लगा रहे हैं वहां पे हम फाइनल लगा देंगे। फाइनल लगाने से क्या होगा कि वो क्लास इनहेरिट होना बंद हो जाएगा, वो क्लास इनहेरिट हम नहीं कर पाएंगे। तो ये मेरा एक्सेसिबिलिटी है। अब ये एक्सेसिबिलिटी याद रखना होगा। तो अभी क्या बोल रहा है, अभी जो एरर आया ये बोल रहा है EX2 क्लास जो है वो पब्लिक नहीं है, और ये आउटसाइड पैकेज कॉल नहीं हो सकता, क्योंकि ये फ्रेंडली इन नेचर है। तो फ्रेंडली इन नेचर कहने का मतलब है कि भाई आउटसाइड पैकेज हम कैसे ले जा रहे हैं इसको। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस क्लास को पब्लिक करना पड़ेगा। पब्लिक करके सेव किए, अब इसको करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ तो ये है भाई जनाब, अब इसको याद रखना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा रूल्स वाला लैंग्वेज है, तो याद 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 रहेगा तो ये सब काम हो जाएगा। देखिए पैकेज से कॉल होना स्टार्ट हो गया, पैकेज में लिखे थे पैकेज एग्जाम्पल, और पैकेज से हाँ ये क्लास को हम कॉल कर पा रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल है हाँ कि अगर हम पैकेज बनाते हैं, लाइब्रेरी सिस्टम को मेंटेन करते हैं, अगर पैकेज में बहुत सारे क्लासेस का कलेक्शंस है, तो ये वाला तरीका सारा याद रखना पड़ेगा विथ ऑल द एक्सेसिबिलिटी कीवर्ड्स। ये सारे एक्सेसिबिलिटी कीवर्ड्स हैं, ध्यान में रखना होगा कि प्राइवेट का क्या स्कोप है, पब्लिक का क्या स्कोप है, फ्रेंड का क्या स्कोप है, फ्रेंड बोले या फ्रेंडली बोले, प्रोटेक्टेड का क्या स्कोप है, या फिर फाइनल का क्या स्कोप है। तो फ्रेंडली कीवर्ड सिर्फ हम नहीं लिखते हैं, जहां पे भी हम डायरेक्ट क्लास लिख रहे हैं वो सब फ्रेंडली है। और बाकी अगर हम किसी को यूज करना चाहते हैं तो लिखना पड़ेगा, जैसे पब्लिक हम लिख रहे हैं, प्राइवेट भी लिखेंगे, प्रोटेक्टेड भी लिखेंगे, और फाइनल भी लिखेंगे। ठीक है। हम्म तो इन सारे क्लास का, इन सारे कीवर्ड का यूज करते हुए, इन सारे कीवर्ड का यूज करते हुए आपको मल्टीपल क्लासेस बनाकर सारा डेमोन्स्ट्रेट करना है। ये आपका आज का टास्क है कि ये सारे कीवर्ड मुझे पता लगना चाहिए। जैसे अगर आप एक ऐसा क्लास बनाओ, उसमें एक वेरिएबल बनाओ, और वेरिएबल को क्लास के अंदर यूज करके देखो और क्लास के बाहर यूज करो। तो प्राइवेट कीवर्ड के साथ अगर वो वेरिएबल बनाए हैं या वो फंक्शन बनाए हैं, तो क्लास के अंदर यूज तो करने देगा, जैसे क्लास के बाहर जाएंगे तो ऐसा ही कुछ मैसेज देगा कि कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड क्लास, ऐसा कुछ मैसेज देगा। तो ये आपको ट्राई करना है कि प्राइवेट वेरिएबल बनाए तो क्या होगा, पब्लिक बनाए तो क्या होगा। पब्लिक तो हम लोग बना ही रहे हैं, फ्रेंडली भी बन रहा है, प्रोटेक्टेड बनाएंगे और फाइनल बनाएंगे तो क्या होगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आप प्रैक्टिस करोगे बनाकर। हाँ ठीक है। हाँ तो यहाँ तक आपका कंसेप्ट था। अब इसके बाद जो कंसेप्ट है ये फिर एक लेवल अप होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस देखा और फिर एक्सेसिबिलिटी देखा। तो क्लासेस कलेक्शन एक्सेसिबिलिटी हो गया। तो अब आता है टास्क। नया कंसेप्ट बताएं या छोड़ दे अभी। थोड़ा हल्का बता सकते हैं? ठीक है, हल्का ही है, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो आता है यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ पे बहुत ही बेस्ट कंसेप्ट में आता है। और ये कंसेप्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि जो जावा का फीचर है, उस जावा के फीचर में एक रोबोस्ट प्रोग्रामिंग का फीचर आता है। रोबोस्ट प्रोग्रामिंग। तो रोबोस्ट प्रोग्रामिंग का मतलब है एरर फ्री प्रोग्रामिंग।
रोबस्ट प्रोग्रामिंग का मतलब है एरर फ्री प्रोग्राम। तो एरर फ्री कैसे करेंगे भाई? एरर फ्री करने के लिए मेरे पास कंसेप्ट है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या बोलता है? तो एक्सेप्शन हैंडलिंग है यहाँ पे एरर हैंडलिंग का पार्ट। एरर हैंडलिंग जब भी करते हैं तो आपके पास कंपाइल टाइम एरर आता है, और क्या है, रन टाइम है, रन टाइम भी आएगा। तो जो कंपाइल टाइम एरर है वो तो एरर है, और इसको हैंडल कौन करेगा? इसको हैंडल कर लेगा कंपाइलर। हाँ। तो कंपाइलर हैंडल कर लेगा। बट रन टाइम एरर कौन हैंडल करेगा? रन टाइम में भी एरर आएगा, और रन टाइम एरर कौन हैंडल करेगा? तो रन टाइम एरर हैंडल करेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू होगा। तो रन टाइम में क्या एरर आ सकता है भाई? कुछ पता है रन टाइम में क्या एरर आएगा? रन टाइम में वो एरर आएगा हम्म, जो कि लॉजिकल मिस्टेक होगा। हाँ। होगा ना? हाँ। कंपाइल टाइम में तो सिंटेक्स एरर है। कंपाइलर क्या चेक करता है? कंपाइलर तो सिंटेक्स चेक कर लेगा। सिंटेक्स एरर है तो भाई ये बता देगा कि ये सिंटेक्स आपका रॉन्ग है, ये यहाँ पे गड़बड़ है, ये कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा होना चाहिए, आप लिखो तभी कंपाइल होगा प्रोग्राम। हाँ। लेकिन रन टाइम, रन टाइम मतलब लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर सबसे बेस्ट लॉजिकल एरर जो आता है और सबसे प्रॉम्प्ट है, इसको बोलते हैं डिवाइड बाय जीरो प्रॉब्लम, है ना? हाँ। कंप्यूटर में डिवाइड बाय जीरो क्या है? लॉजिकल मिस्टेक है, क्योंकि ये इन्फिनाइट है। कॉपी में तो हम इन्फिनाइट लिख सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर को इन्फिनाइट समझ में नहीं आता है। कंप्यूटर को एक पर्टिकुलर प्रोसेस समझ में आता है जिसका कहीं ना कहीं अंत हो। लेकिन डिवाइड बाय जीरो का कहीं अंत ही नहीं है, तो इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा, इन्फिनाइट कंडीशन में चला जाएगा। और इन्फिनाइट कंडीशन में जाने का मतलब है कि डेफिनेटली ये काम नहीं करेगा। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ पे आपके लिए यूज होगा। एक्सेप्शन हैंडल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जो डिवाइड बाय जीरो प्रॉब्लम है, अगर ये आ भी जाए, क्योंकि आने का चांसेस बनता है, लेकिन अगर आ जाए तो मेरा प्रोग्राम हैंग ना करे। मेरा प्रोग्राम हैंग नहीं होना चाहिए। मेरा प्रोग्राम क्या है, एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए, एग्जीक्यूट करते रहना चाहिए। तो इन दैट हाँ। सिचुएशन हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कंसेप्ट लगाते हैं। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग को लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा लॉजिकल मिस्टेक हो सकता है। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है ये भी दो टाइप से मिला है हमको। एक है चेक्ड एक्सेप्शन। चेक्ड एक्सेप्शन का मतलब है, चेक्ड एक्सेप्शन, चेक्ड एक्सेप्शन का मतलब है जावा में कि ये प्री काउट एक्सेप्शन है। हाँ। प्री काउट एक्सेप्शन है, मतलब जावा ने इसको काउंट किए हुए है, और हम विदाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग ये काम कर ही नहीं पाएंगे। और दूसरा है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन में जहाँ पे हमको लगता है ये ऑप्शनल होता है, और जहाँ पे यूजर को लगता है, यूजर करने का मतलब एज ए प्रोग्रामर, अगर हम लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए। लेकिन आप लगाइएगा तो आपका प्रोग्राम सही से रन करेगा, अदरवाइज प्रोग्राम हैंग करेगा। तो जैसे डिवाइड बाय जीरो प्रॉब्लम है, ये यूजर डिफाइंड है, यूजर काउंट एक्सेप्शन है। यूजर काउंट एक्सेप्शन का मतलब है कि हमको हमको लगाना पड़ेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग, सिस्टम नहीं हैंडल करेगा। और सिस्टम हमको बोलेगा भी नहीं कि लगाइए आप। लेकिन बहुत सारा ऐसा एक्सेप्शन है, जैसे डाटाबेस कनेक्टिविटी है। तो डाटाबेस कनेक्टिविटी ना जावा चेक्ड एक्सेप्शन के अंदर रखा है। तो जब डाटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे तो मुझे लिखना ही पड़ेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग। विदाउट एक्सेप्शन हैंडल किए हम डाटाबेस कनेक्टिविटी कर ही नहीं पाएंगे। तो दिस इज हाउ एक्सेप्शन हैंडलिंग वर्क। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो रूट क्लास है, यानी सबसे पेरेंट क्लास जो है वो एक्सेप्शन ही है। एक्सेप्शन क्लास जो है ये पेरेंट क्लास है, ये पेरेंट क्लास है, और इसके अंदर बहुत सारे स्पेशलाइज क्लास लिखे हुए हैं। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का बहुत सारा स्पेशलाइज क्लास का मतलब है, जैसे मैंने बोला डिवाइड बाय जीरो। तो डिवाइड बाय जीरो ये आता है अर्थमेटिक एक्सेप्शन के अंदर। अर्थमेटिक हाँ। एक्सेप्शन है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम एक एरे बनाए हैं,
और एरे में सपोज करो कि 4 ही पॉकेट है, और हम 5वां पॉकेट को कॉल करना चाह रहे हैं, तो कभी होगा नहीं होगा, तो ये रन टाइम में एरर आएगा। तो इसको बोलते हैं एरे आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन। एरे आउट ऑफ बॉन्ड बॉन्ड। एक्सेप्शन। तो ये सब स्पेशलाइज क्लास है। तो बहुत सारा यहाँ पे स्पेशलाइज क्लास लिखा हुआ है। तो हम चाहे तो रूट क्लास से इसको कैप्चर कर सकते हैं, या फिर स्पेशलाइज क्लास से कैप्चर कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर रूट क्लास लिख देंगे तो ये सारे एक्सेप्शन को हैंडल कर देगा। और आपको अगर पता है कि यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन ही है, तो आप अर्थमेटिक एक्सेप्शन काउंट कर लो। अगर आपको पता है कि ये अरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ही है, तो ये कर लो। और जब नहीं पता है तो रूट लगा दो। रूट को सब पता हो जाएगा, रूट क्योंकि खोज लेगा उसको। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस किस क्लास से एक्सेप्शन को हैंडल करते हो। अब अगर एक्सेप्शन हैंडल करना है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए यहाँ पे ब्लॉक्स मिला है। ब्लॉक करने का मतलब ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक, और फिर फाइनली ब्लॉक। ये 3 ब्लॉक मिला है। 3 ब्लॉक, जब भी हम एक्सेप्शन हैंडल करना चाहेंगे तो ये 3 ब्लॉक लिखना होगा हमको, जिसमें से 2 ब्लॉक मैंडेटरी है। अगर ट्राई लिख रहे हैं तो कैच लिखना ही पड़ेगा, और फाइनली ऑप्शनल है। आप लिखो ना लिखो आपके ऊपर है। तो ट्राई ब्लॉक क्या है? ट्राई ब्लॉक में हम लिखते हैं एरर प्रॉन कोड। जो भी एरर आने वाला कोड है वो ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे। कैच ब्लॉक में क्या करेंगे? यहाँ पे एक्सेप्शन काउंट होता है। एक्सेप्शन काउंट होगा, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडल होगा, एक तरह से बोलो, यहाँ पे हाँ। हैंडलिंग होगा। और फाइनली क्या है? फाइनली एक ऑप्शनल है। तो बहुत सारा ऐसा सिचुएशन है जहां पे हम ट्राई ब्लॉक में, सपोज यहाँ पे डाटाबेस कनेक्शन ओपन किए, डाटाबेस कनेक्शन बनाए और ओपन किए, तो अगर एक्सेप्शन आ जाता है तो यहाँ पे कोड क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा और आगे चला जाएगा। तो डाटाबेस कनेक्शन क्लोज नहीं होगा। तो जब भी ऐसा सिचुएशन होता है तो हम फाइनली में क्या करते हैं? डेटाबेस कनेक्शन क्लोज करने का कोड लिखते हैं, ताकि अगर एक्सेप्शन आ भी गया तो फाइनली ब्लॉक उसको क्लोज कर दे, आगे जाने के पहले क्लोज कर दे, ताकि वो कनेक्शन फिर से यूज कर पाए। अदरवाइज कनेक्शन ओपन रहने के रह जाएगा ना, तो फिर दोबारा उस कनेक्शन को यूज नहीं कर पाते हैं। जैसे सिंपली हम लोग देखते होंगे, फाइल ओपन है तो बोलता है फाइल इन यूज बताने लगता है। तो उसी तरह से कनेक्शन इन यूज बताने लगेगा, और फिर हम कनेक्शन यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये तरीका होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग का। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि वेन एवर वी राइट ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक इज मैंडेटरी एंड फाइनली ब्लॉक इज ऑप्शनल। तो वेन एवर एरर अकर्स, जब भी ट्राई ब्लॉक में एरर अकर होगा तो कैच ब्लॉक में आएगा। अगर एरर अकर नहीं होगा तो कैच ब्लॉक में नहीं आएगा, ठीक है। हाँ। अगर एरर होता है तो कैच ब्लॉक में आएगा, देन फाइनली ब्लॉक में जाएगा। अगर एरर अगर नहीं होता है तो ट्राई ब्लॉक से डायरेक्टली फाइनली ब्लॉक में आएगा। मतलब इन एनी हाउ ट्राई और फाइनली एग्जीक्यूट करेगा। कैच ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट करेगा जब ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आए। अगर एक्सेप्शन नहीं आता है तो कैच ब्लॉक में नहीं जाएगा। तो ये इसका एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल होता है। आप कोड देखते हैं एक, इसका एग्जाम्पल एक हाँ। दिखाते हैं कि कैसे हम एक्सेप्शन हैंडल करते हैं। तो क्लास बनाते हैं, क्लास एक्स एक्सेप्शन। और यहाँ पे एक फंक्शन पब्लिक वॉइड, और यहाँ पे हम डिवाइड वाला प्रॉब्लम को ही आपको दिखाते हैं कि क्या यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, और अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो हम कैसे हैंडल करेंगे। तो सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है int a इक्वल्स टू 5, int b इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं int c इक्वल्स टू a डिवाइड b, और फिर हम कर रहे हैं प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे c को प्रिंट किए, ठीक है।
ये अभी हाँ। हम एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं लगा रहे, हम दिखाना चाहते हैं कि क्या प्रॉब्लम होगा, और तब एक्सेप्शन हैंडलिंग लगाएंगे तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगा। चेक बनाए ऑफ एक्सेप्शन एंड ओपी डॉट, हम यहाँ पे लिखे तो सेव करें। अभी एक्सेप्शन नहीं लगाए, तो एक्सेप्शन नहीं लगाए तो अभी एग्जैक्टली हमको पता है कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होने जा रहा है, क्योंकि ये डेफिनेटली क्या प्रॉब्लम होगा, डिवाइड बाई जीरो प्रॉब्लम होगा। कंपाइल टाइम मिरर नहीं था, क्योंकि कंपाइलर तो समझ में आ रहा है कि सिंटेक्स सही लिखा है इसने, लेकिन जैसे ही हम इसको रन कराने जाएंगे, ये देखिए क्या बोला, एक्सेप्शन, हाँ। एक्सेप्शन बता रहा है। और क्या बता रहा है, क्या हाँ। एक्सेप्शन है इसने, इसने क्या पकड़ा कि ये एक अर्थमेटिक एक्सेप्शन है और डिवाइड बाय जीरो प्रॉब्लम मिला इसको, जो आपने हैंडल नहीं किया। तो हैंडल नहीं करने से क्या हुआ कि प्रोग्राम जहां पे एरर आया वहीं से अब्रप्ट हो गया। अब्रप्ट का मतलब है कि वहां से प्रोग्राम बाहर निकल गया, उसके आगे कोड एग्जीक्यूट नहीं किया। अब क्या करते हैं, अब यहां पर हम लगाते हैं ट्राई। ट्राई ब्लॉक लगाने के लिए यहाँ पे इनिशलाइज करेंगे हम इसको जीरो से, और यहाँ लगाएंगे ट्राई। अब ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे वो एरर वाला कोड जो लगता है कि एरर आएगा, मतलब सी इक्वल्स टू ए डिवाइड बी। उसके बाद लिखेंगे कैच ब्लॉक, क्योंकि जब भी ट्राई ब्लॉक लगाएंगे कैच ब्लॉक लगाना मैंडेटरी है। और यहाँ पे अगर हमको नहीं पता, फर्स्ट टाइम तो नहीं पता रहेगा कि क्या एक्सेप्शन आने वाला है, तो हम रूट क्लास को यूज करेंगे। और जब पता लग जाएगा, जैसे इन दिस केस अभी हमको पता लग गया है, बट अभी भी हम रूट क्लास यूज कर रहे हैं दिखाने के लिए। अदरवाइज मुझे पता है कि यही एक्सेप्शन है, तो हम यहाँ से ये क्लास उठाकर यहाँ पे डायरेक्टली लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा दें। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्शन दिखा रहे हैं कि क्या एक्सेप्शन आए, और यहाँ पे कस्टमाइज एक्सेप्शन हम दिखा सकते हैं, ex डॉट टू स्ट्रिंग करके यहाँ पे। अब देखिए, अगर एक्सेप्शन आएगा तो अभी क्या हुआ था, एक्सेप्शन जहां पे आया वहीं पे ये क्या किया, यहीं से प्रोग्राम बाहर निकल गया। बट जब हम एक्सेप्शन काउंट करेंगे तो एक्सेप्शन यहाँ आएगा, इसके बाद ये यहाँ जाएगा, मैसेज दिखाएगा, और इसके बाद ये लाइन भी प्रिंट करेगा, तब प्रोग्राम से बाहर आएगा। मतलब पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके ही बाहर आएगा, बीच में नहीं आएगा। ये एक्सेप्शन लगाने का फायदा होगा। एक्सेप्शन भी दिखाया और प्लस जीरो भी दिखाया, और प्रोग्राम अब्रप्ट नहीं हुआ, प्रोग्राम क्या हुआ, कंटिन्यू रनिंग पेज में रहा। तो एक्सेप्शन लगाने का यही बेनिफिट है कि हम प्रोग्राम से बाहर निकले बिना एक्सेप्शन या एरर जो भी आ रहा है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट है। और एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या होता है कि ये जो ट्राई कैच लिखने का तरीका है, ये दो तीन तरीके से हम लिख सकते हैं। ट्राई फॉलोड बाय कैच, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है इसका ट्राई, ट्राई के अंदर फिर हम नेस्टेड ट्राई भी लिख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मल्टीपल एरर आने का चांस है, और उसके अंदर कुछ और एरर आएगा, इसके अंदर कुछ और एरर आएगा, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो जितना भी ट्राई ब्लॉक लिखेंगे उसका कॉरस्पॉन्डिंग कैच लिखना होगा। ये एक तरीका है। ये नेस्टेड ट्राई हो गया। नेस्टेड ट्राई के मतलब है कि एक ट्राई के अंदर दूसरा ट्राई है। ये कैच ब्लॉक हुआ।
तो ये आउटर ट्राई का कैच ब्लॉक हुआ और वो इनर ट्राई का था। और तीसरा तरीका है इसका, एक और तरीका है जहां पे हम एक ट्राई ब्लॉक में, एक ट्राई ब्लॉक है और हो सकता है कि इसमें जो ट्राई ब्लॉक है वो मल्टीपल एरर थ्रो कर रहा है, तो हम यहाँ पे मल्टीपल कैच ब्लॉक लगा सकते हैं। ये मल्टीपल कैच ब्लॉक भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये तीन हाँ तरीके से हम लिख सकते हैं। ये एक तरीका है, ये दूसरा तरीका है, और ये तीसरा तरीका है। तीन तरीके से हम ट्राई कैच को लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जिसको लिखना चाहें, वो जो जहाँ पे बेस्ट फिट होता है। तो अभी जो मैंने लिखा है वो पहला वाला तरीका है, वन ट्राई वन कैच। दूसरा है कि नेस्टेड ट्राई हो सकता है, एक ट्राई के अंदर दूसरा ट्राई और फिर करस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक। एंड फिर तीसरा तरीका है कि एक ट्राई मल्टीपल कैच ब्लॉक, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे मल्टीपल लाइन है और हर लाइन के प्रोसेसिंग में डिफरेंट डिफरेंट एरर्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल कैच ब्लॉक हम पहला लाइन के लिए पहला कैच, मतलब सिक्वेंशियल होना चाहिए कि पहला जो एरर आएगा वो पहले कैच में हैंडल होगा, दूसरा एरर आएगा दूसरे कैच में हैंडल होगा, अगर और भी है तीसरा एरर है तो तीसरा कैच लिख के हैंडल कर सकते हैं, या फिर एक ही रूट क्लास लिखकर भी हैंडल कर सकते हैं जो यहाँ पे है। मल्टीपल लाइन यहाँ लिखेंगे लेकिन कैच एक ही लिखेंगे ताकि जो भी एरर आए वो हैंडल हो जाए। तो आपके ऊपर है, आपके प्रोग्राम सीक्वेंस में या आपके जो प्रोग्रामिंग है उसमें कौन सा तरीका सबसे बेस्ट फिट बैठता है। और जितना भी कंसेप्ट आज हम लोग देखे हैं, ये सारा कंसेप्ट यूज होने जा रहा है। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग तो बहुत ही ज्यादा यूज होगा आगे चल के, जो भी एडवांस प्रोग्रामिंग है उसमें सारे के सारे प्रोग्राम में ही एक्सेप्शन हैंडलिंग लगेगा। बिना एक्सेप्शन हैंडलिंग का हम प्रोग्राम लिख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा लॉजिकल एरर रन टाइम में आएगा ही आएगा, इसको हम रोक नहीं सकते। ठीक है। हाँ।